आप सभी लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। चलिए अब हम आज से मध्यकालीन इतिहास पढ़ना शुरू करेंगे। अगर आपको प्राचीन इतिहास की वीडियो चाहिए तो आप इसी ही वीडियो के नीचे देखेंगे, लिंक मिल जाएगा। नहीं तो आप जाएंगे सुपर MS91 खोजेंगे, डालेंगे तो उसमें भी आपको लिंक में मिल जाएगा। ठीक है। प्राचीन इतिहास, बिहार का प्राचीन इतिहास। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। देखिए मगध जो शब्द है इसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है मगध के बारे में? अथर्ववेद में मिलता है। अभियान चिंतामणि, देखिए चिंतामणि के अनुसार मगध को कीकट कहा गया है। मगध को क्या कहा गया है? कीकट। किसके अनुसार? चिंतामणि के अनुसार। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। मगध बुद्धकालीन समय में एक शक्तिशाली राजतंत्रों में एक था। उस समय यहाँ का शासक बहुत मजबूत था और यह बुद्धकालीन समय था इनके लिए, मगध के लिए। बहुत बुद्धिजीवी लोग थे। ठीक है। यह दक्षिणी बिहार में स्थित था, जो कालांतर में उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया। ठीक है, सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया ये। ठीक है। चलिए अगला देखिए। मगध महाजनपद की सीमा उत्तर में गंगा से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत थी। मगध महाजनपद की जो सीमा थी, उत्तर में गंगा से दक्षिण में विंध्य पर्वत, ठीक है, पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत थी। ठीक है। चलिए आगे देखिए। मगध की प्राचीन राजधानी राजगिरी थी। मगध की जो प्राचीन राजधानी थी वो क्या थी? राजगिरी थी। याद रखिएगा, देखिएगा मगध की जो प्राचीन राजधानी थी वो क्या थी? राजगिरी थी। ठीक है। यह 5 पहाड़ियों से घिरा नगर है। कभी क्वेश्चन आपसे पूछता है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर कौन सा है? राजगिरी है। ठीक है, राजगिरी। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित हुई थी। बाद में उसकी राजधानी क्या हो गई? पाटलिपुत्र हो गई। मगध राज्य में तत्कालीन शक्तिशाली राज्य कौशल, वत्सव, अवंती को अपने जनपद में मिला लिया। अपने जनपद में क्या किया? शक्तिशाली राज्य जो थे मगध राज्य में तत्कालिक जो ये शक्तिशाली राज्य थे कौशल, वत्सव, अवंती को क्या किया? अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार मगध का विस्तार अखंड भारत के रूप में हो गया। इस तरह मगध का पूरा विस्तार हो गया और एक अखंड भारत के रूप में हो गया। ठीक है। देखिए, और प्राचीन मगध का इतिहास ही भारत का इतिहास बना। ध्यान रखिएगा, कभी भी आपसे कोई पूछे कि भारत का इतिहास क्या है तो प्राचीन मगध का इतिहास ही भारत का इतिहास बना है। ठीक है। इतना महत्वपूर्ण है हमारा बिहार। ठीक है, क्योंकि मगध की जो संज्ञा दी जाती है वो बिहार को लेकर ही दी जाती है। ठीक है। देखिए प्राचीन गणराज्य। प्राचीन बिहार में बुद्धकालीन समय में गंगा घाटी में लगभग 10 गणराज्यों का उदय हुआ। कितने गणराज्य? 10 गणराज्यों का। ये गणराज्य हैं, देखिए सारे गणराज्यों का हम नाम भी देख लेते हैं। ठीक है। चलिए देखिए 10 गणराज्य हैं। कपिलवस्तु के शाक्य, सुमसुमार पर्वत के भाग, केशपुत्र के कालाम, रामग्राम के कोली, कुशीमारा के मल, पावा के मल, ठीक है, पिपलीवन के मारी, आयकल्प के बुली, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह। ठीक है, ये 10 जो हैं ये 10 नाम गणराज्य के हैं। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखें। चलिए आगे देखिए, लिखा है विदेह। प्राचीन काल में आर्यजन अपने गणराज्य का नामकरण राजन्य वर्ग के किसी विशिष्ट व्यक्ति के नाम पर किया करते थे, जिसे विदेह कहा गया है। देखिए विदेह का मतलब समझिए। ठीक है, जो पुराने समय के प्राचीन काल में आर्यजन थे वो अपने गणराज्य का नामकरण जो करते थे राजन्य का वर्ग के किसी विशिष्ट व्यक्ति के नाम पर किया करते थे, जिसे हम विदेह कहते थे। ये जन का नाम था, कालांतर में विधेद की विधेय हो गया। विधेय राजवंश की शुरुआत इक्ष्वाकु के पुत्र निमि विधेय के मानी जाती है। ठीक है, इक्ष्वाकु के पुत्र का नाम क्या है? निमि विधेय के मानी जाती है। ठीक है, आगे देखिए इसका। यह सूर्यवंशी थे। इसी वंश का दूसरा राजा मिथि जनक विधेय ने मिथिलांचल की स्थापना की। किसकी स्थापना की थी? मिथिलांचल की स्थापना की थी जनक विधेय ने। ठीक है,
मिथि जनक विदेह ने। दूसरा जो राजा था इसी वंश का, इसी वंश का दूसरा राजा मिथि जनक विदेह ने क्या किया, मिथिलांचल की स्थापना की थी। जहाँ पे आपको हमने बताया था मिथिलांचल में आज भी जिस दिन राम और सीता का विवाह हुआ था उस दिन लोग अपने घर में कभी भी विवाह नहीं करते थे उस दिन। अब बात ये आती है कि उस दिन नहीं करते थे क्योंकि वो राम को नहीं मानते थे, ठीक है, नहीं मानते थे। वहाँ पूजा तक नहीं होता था राम की, लेकिन अब इस समय पूजा हो रहा है मिथिलांचल में। इस वंश के 25वें राजा सिरध्वज जनक थे, जो कौशल के राजा दशरथ के समकालीन थे। कौशल के जो राजा थे दशरथ, ठीक है, इनके समकालीन थे सिरध्वज, ठीक है, इस वंश के। आगे देखिए, विदेह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। विदेह की राजधानी मिथिला थी। विदेह की राजधानी क्या थी, मिथिला थी। इस वंश के करल जनक अंतिम राजा थे। अब आपसे कोई पूछे कि विदेह के अंतिम राजा कौन थे, तो आप ध्यान रखिएगा करल जनक थे, ठीक है, अंतिम राजा थे, ये याद रखिएगा, करल जनक, ठीक है। चलिए, पटना और गया जिला का श्रेय प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था, ठीक है। पटना और गया जिला का श्रेय किसको जाता है, प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे देखिए, लिखा है मगध प्राचीन काल से ही राजनीति उत्थान पतन एवं सामाजिक धार्मिक जागृति का केंद्र बिंदु रहा है। मगध बिंदु के समकालीन एक शक्ति अकाली व संगठित राजतंत्र था। कालांतर में मगध का उत्तरोत्तर विकास होता गया। मगध का विकास हमेशा प्रॉपर होता चला गया, जिससे कि उसका उत्थान हुआ, ठीक है। और मगध का इतिहास भारतीय संस्कृति सभ्यता के विकास के प्रमुख स्तंभ के रूप में है। जो भारतीय संस्कृति है और सभ्यता है, इसमें दिखाई देती है मगध का इतिहास, ठीक है। देखिए, संपूर्ण भारतवर्ष का इतिहास बन गया। आज के समय में वही मगध का इतिहास, वही मगध की संस्कृति, वही आज की भारतीय संस्कृति की संस्कृति बन गई है, ठीक है। बृहदत्त वंश, यह सबसे प्राचीनतम राजवंश था। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार जरासंध के पिता, ठीक है, जरासंध के पिता तथा चेदी राज वसु के पुत्र बृहदत्त ने बृहदत्त वंश की स्थापना की। बृहदत्त वंश की स्थापना किसने की, चेदी राज वसु के पुत्र बृहदत्त ने, ठीक है। इस वंश में 10 राजा हुए, जिसमें बृहदत्त पुत्र जरासंध एवं प्रतापी सम्राट था। जरासंध ने काशी, कौशल, चेदी, मालवा, विदेह, अंग, वंग, कलिंग, कश्मीर और गांधार राजाओं को पराजित किया। सोचिए आप, काशी के, कौशल के, चेदी के, मालवा के, विदेह के, अंग के, वंग के, कलिंग के, कश्मीर के और गांधार राजाओं को इसने क्या किया, जरासंध ने पराजित किया, ठीक है। इस वंश का अंतिम राजा रिपुंजय था। इस वंश का अंतिम राजा कौन था, रिपुंजय था, ठीक है। समझ रहे हैं, इस वंश के अंतिम राजा कौन थे, रिपुंजय, बृहदत्त वंश के, ठीक है, अंतिम राजा रिपुंजय थे। रिपुंजय को उसके दरबारी मंत्री पुलिक ने मारकर अपने पुत्र को राजा बना दिया। देखिए, उनके एक दरबारी मंत्री थे जिनका नाम था पुलिक। पुलिक ने रिपुंजय को मार दिया, जो बृहदत्त का अंतिम शासक था या राजा था। वैशाली के लिच्छवी, देख लीजिए, वैशाली के लिच्छवी बिहार में स्थित प्राचीन गणराज्यों में बुद्धकालीन समय में सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली राज्य था। कौन सा, वैशाली। इस गणराज्य की स्थापना सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु के पुत्र विशाल ने की। देखिए यहाँ विशाल मतलब विशाल ने, ठीक है, इस गणराज्य की वैशाली के लिच्छवी जो गणराज्य थी उसकी स्थापना किया, ठीक है, गणराज्य की स्थापना किया, ठीक है, जो कालांतर में वैशाली के नाम से विख्यात हुआ। कालांतर में उसका नाम क्या हो गया, वैशाली हो गया। और इन्होंने इस गणराज्य का क्या किया था, स्थापना किया था। किसने किया था, सूर्यवंशी राजा कौन थे, इक्ष्वाकु, ठीक है, जो इक्ष्वाकु के पुत्र ने किया, जिसका नाम था विशाल। हर्यक वंश देख लीजिए। अभी आप बृहदत्त वंश देखें, अब इसके बाद देखिए हर्यक वंश।
बिंबिसार ने हरेक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में की। इसके साथ ही राजनीतिक शक्ति के रूप में बिहार का सर्वप्रथम उदय हुआ। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिंबिसार ने गिरिव्रज राजगीर को अपनी राजधानी बनाई। आप ध्यान रखिएगा, बिंबिसार ने राजगीर को अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, इसके वैवाहिक संबंधों, कौशल, वैशाली और पंजाब की नीति अपनाकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इन्होंने क्या किया? विवाह का संबंध बनाया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया बिंबिसार ने। देखिए, बिंबिसार जो है 1544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक, ठीक है, बिंबिसार एक कूटनीतिज्ञ, दूरदर्शी शासक था। उसने प्रमुख राजवंशों में वैवाहिक संबंध स्थापित कर राज्य को फैलाया। मतलब कि अनेक राजाओं की लड़कियों से उसने क्या किया? विवाह किया, और विवाह करने के बाद उनसे संबंध बन गया, जिससे कि अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया। ठीक है, महावग्ग के अनुसार बिंबिसार की 500 रानियाँ थीं। देख लीजिए, बिंबिसार की कितनी रानियाँ थीं? 500, महावग्ग के अनुसार। उसने अवंती के शक्तिशाली राजा चंद्रप्रघोत के साथ दोस्ताना संबंध बनाया। अगर देखिए, उसको साम्राज्य अपनी बढ़ानी थी, या तो वो शादी विवाह करके अपने साम्राज्य को बढ़ा रहा था, या तो कोई नहीं मानता था तो युद्ध करता था, क्योंकि इतनी शक्तिशाली स्थिति थी इसकी, और नहीं तो दोस्ती करता था। ठीक है, इन तीनों प्रारूप को लगा के वो क्या करता था? अपने साम्राज्य को बढ़ाने का हर संभव प्रयास किया करता था। आगे देखिए, लिखा है, उसने अंग राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। वहाँ अपने पुत्र अजातशत्रु को उपराजा नियुक्त किया था। अब ये समझिएगा कि अजातशत्रु को सबसे पहले उपराजा कहाँ नियुक्त किया था? अंगराज्य में। कहाँ पे? अंगराज्य में। ठीक है, किसने? बिंबिसार ने। ठीक है, बिंबिसार ने। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र और संरक्षक था। मतलब महात्मा बुद्ध की तरह एक मित्रता के भाव भी रखता था और उनकी संरक्षक भी करने का पूरा प्रयास करता था। ठीक है, बिना पिटक के अनुसार बुद्ध से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। मतलब बिंबिसार जब बुद्ध जी से मिला तो उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। ठीक है, लेकिन स्वीकार तो कर लिया, लेकिन जैन और ब्राह्मण धर्म के प्रति उसकी सहिष्णुता थी। मतलब उसने जैन धर्म को भी वो मानता था और ब्राह्मण धर्म को, इसको भी वो मानता था, लेकिन उसके साथ साथ उसने बौद्ध धर्म को भी स्वीकार कर लिया था। बिंबिसार ने करीब 52 वर्षों तक शासन किया। बौद्ध और जैन ग्रंथानुसार उसके पुत्र अजातशत्रु ने उसे बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। मतलब अंततः उसका बेटा है उसे बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया, जहां उसका 492 ईसा पूर्व में निधन हो गया। ठीक है, देखिए आगे। बिंबिसार ने अपने बड़े पुत्र दर्शक को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। अब देखिए, बिंबिसार जान गया कि अजातशत्रु सही नहीं काम कर रहा है, जिसके कारण से उसने दर्शक को क्या कर दिया? अपने बड़े पुत्र दर्शक को क्या कर दिया गया? क्या कर दिया था? उत्तराधिकारी बना दिया था। ठीक है, भारतीय इतिहास में बिंबिसार प्रथम शासक था जिसने स्थायी सेना रखी थी। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। बिंबिसार एक ऐसा प्रथम शासक था जिसने स्थायी सेना रखी थी। देखिए, ये सारे प्रश्न आपके बिहार से संबंधित हैं। हम बार बार ये बताना चाहते हैं कि ये सब कुछ जितने भी प्रश्न हैं सब बिहार से। आपको लग रहा होगा ये इतिहास है, लेकिन ये बिहार का इतिहास है, हम मगध की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपको यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछने की पूरी संभावना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। बिंबिसार की हत्या महात्मा बुद्ध के विरोध देवव्रत के उकसाने पर अजातशत्रु ने की थी। किसने की थी? अजातशत्रु ने की थी। और किसके उकसाने पे? महात्मा बुद्ध के विरोधी देवव्रत। मतलब देवव्रत जो थे वो गौतम महात्मा बुद्ध के क्या थे? विरोधी थे। उसने ही अजातशत्रु को उकसाया था, क्योंकि वो जानता था कि बुद्ध की दोस्ती बिंबिसार से है। ठीक है, अगर बिंबिसार को मार दिया जाए तो स्थिति सही हो जाएगी, तो इसको फायदा होता देवव्रत को। शिशुनाग वंश अब देखते हैं। ठीक है ना, शिशुनाग वंश देखिए, लिखा है शिशुनाग 492 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। महावंश के अनुसार वह लिच्छवी राजा के वैश्या पत्नी से उत्पन्न हुआ पुत्र था। पुराणों के अनुसार वह क्षत्रिय था। इसने सर्वप्रथम मगध के प्रबल प्रतिद्वंदी राज्य अवंती को मिलाया। मगध की सीमा पश्चिम मालवा तक फैल गई और वश को मगध में मिला लिया। वश को क्या कर दिया? मगध में मिला लिया। वश को क्या किया? मगध में मिला लिया। तो प्रतिदिन राज्य अवंती को मिला लिया। मगध की सीमा
पश्चिमी मालवा तक फैल गई, वंश को मगध में मिला लिया। उस और अवंती के मगध में विलय से पाटलिपुत्र को पश्चिमी देशों से व्यापारिक मार्ग के लिए रास्ता खुल गया। पश्चिमी देश जो थे उनकी व्यापारिक मार्ग के रास्ते खुल गए। ठीक है, देखिए शिशुनाग ने मगध से बंगाल की सीमा से मालवा तक विशाल भूभाग पर अधिकार कर लिया। जितना भी क्षेत्र था उस पर उसने क्या कर दिया, मालवा तक विशाल भूभाग पर उसने अधिकार कर लिया। शिशुनाग एक शक्तिशाली शासक था जिसने गिरिव्रज के अलावा वैशाली नगर को भी अपनी राजधानी बनाया। इसने गिरिव्रज के अलावा भी वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया शिशुनाग ने। ठीक है ना। 394 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु क्या हो गई, 394 ईसा पूर्व में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कालाशोक जो शासक था। कालाशोक यह शिशुनाग का पुत्र था। कालाशोक कौन था, शिशुनाग का पुत्र था, जो शिशुनाग के 394 ईसा पूर्व मृत्यु के बाद मगध का शासक बना। महावंश में इसे कालाशोक या पुराणों में काकवर्ण कहा गया है। देखिए काकवर्ण भी इसका नाम है। ठीक है, कालाशोक ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था। इसने 27 वर्ष तक शासन किया। कालाशोक के शासनकाल में ही, देखिए ध्यान से, कालाशोक के ही शासनकाल में बौद्ध धर्म की द्वितीय बौद्ध संगति हुई। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगति हुई। तीसरी तो अशोक के समय में हुई थी। ठीक है, 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश का अंतिम अंत हो गया। शिशुनाग वंश का क्या हो गया, 344 ईसा पूर्व में अंत हो गया। नंद वंश का उदय हुआ। अब अगला नंद वंश का उदय होता है। ठीक है ना, देखिए नंद वंश 244 ईसा पूर्व में महापदम नंद नामक व्यक्ति ने नंद वंश की स्थापना की। पुराणों में इसे महापदम या महाबोधि वंश में उग्रसेन कहा गया है। यह नाई जाति का था। किस जाति का, नाई जाति का था। ठीक है, नंद वंश। चलिए, चाणक्य ने अपनी कूटनीति से घनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कर दिया था, मगध का शासक बनाया चाणक्य ने अपने कूटनीति से, घनानंद को पराजित करके। नंद वंश के समय मगध राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत समृद्धशाली साम्राज्य बन गया। नंद वंश क्या हो गया, बहुत ही मगध राजनीतिक दृष्टि से बहुत अत्यंत शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। ठीक है, अब देखिए मौर्य राजवंश। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की नींव डाली थी। किसकी नींव डाली थी, मौर्य वंश की नींव डाली थी। घनानंद की हत्या करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों के अत्याचार व घृणित शासन से मुक्ति दिलाई और देश को एकता के सूत्र में बांधा और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। यह साम्राज्य गणतंत्र व्यवस्था पर राजतंत्र व्यवस्था की जीत थी। ठीक है, जो गणतंत्र में सबको लेके चलने वाला सरकार, लेकिन राजतंत्र जो एक पर्सनल एक व्यक्ति चलाएगा, वो तंत्र पर क्या हो गई, गणतंत्र पे राजतंत्र की विजय हो गई। इस कार्य में अर्थशास्त्र नामक पुस्तक द्वारा चाणक्य ने सहयोग किया। चाणक्य ने क्या किया, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी, उसका इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग हुआ। ठीक है, आगे देखिए, चाणक्य को ही हम लोग विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से जानते हैं। ये सब नाम उन्हीं के हैं। ठीक है, चाणक्य के ही। उनके अन्य नाम हैं का आर्यों के आगमन के बाद यह प्रथम स्थापित साम्राज्य था। आर्यों के आगमन के बाद यह प्रथम स्थापित साम्राज्य था। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से 297 ईसा पूर्व तक उन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए कैसे कार्य किया। चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म वंश के संबंध में विवाद है। ब्राह्मण, बौद्ध, जैन ग्रंथों में परस्पर विरोधी विवरण मिलता है। तीनों में जो साहित्य हमारे हैं, तीनों में क्या करते हैं, अनेक प्रकार के विवरण अलग अलग मिलते हैं। ठीक है, जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना था, भारत की राजनीतिक स्थिति बहुत खराब थी। जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना था उसमें भारत की स्थिति बहुत ही खराब थी। उसने सबसे पहले एक सेना तैयार की, सिकंदर के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ किया। 317 ईसा पूर्व तक उसने संपूर्ण सिंध और पंजाब प्रदेश पर अधिकार कर लिया। अब चंद्रगुप्त मौर्य सिंध पंजाब का एक छत्र शासक हो गया। पंजाब और सिंध विजय के बाद
चंद्रगुप्त तथा चाणक्य ने घनानंद का नाश करने हेतु मगध पर, देख रहे हैं, घनानंद का नाश करने हेतु मगध पर आक्रमण कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, युद्ध में घनानंद मारा गया। अब चंद्रगुप्त भारत के एक विशाल साम्राज्य मगध का शासक बन गया। सिकंदर की मृत्यु के बाद सेलुकस उसका उत्तराधिकारी बना। जब सिकंदर की मृत्यु हो गई तो उसका उत्तराधिकारी कौन बना? सिकंदर की जब मृत्यु हो गई तो उसका उत्तराधिकारी सेलुकस बना। वह देखिए, वह सिकंदर द्वारा जीता हुआ भूभाग प्राप्त करने के लिए उत्सुक था। इस उद्देश्य से 305 ईसा पूर्व में उसने भारत पर पुनः चढ़ाई की। चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत के यूनानी शासक सेलुकस निकेटर को पराजित कर एरिया, हेरात, आराकोशिया, कंधार, जेड्रोशिया, पेरोपेनिसडाई, काबुल, मतलब उसका नाम ऐसा था, ठीक है, काबुल के भूभाग को अधिकृत कर विशाल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। मतलब ये कह रहा है कि जब सिकंदर पहले यहाँ आकर युद्ध करके अपना साम्राज्य का विस्तार किया था, ठीक है, तो उसमें जो जो क्षेत्र उसके पास थे, जैसे हेरात था, कंधार था, काबुल था, तो इस क्षेत्रों पे वो चाहता था सेलुकस कि चलें अब अपने विस्तार, अब जो हमारे पूर्वज थे, सिकंदर था, जिस तरीके से उसने अपना विस्तार किया था, चल के उस पर अपना हम शासन करें। तो जब वो आया तो उस समय क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य उसे पराजित कर दिया। ठीक है, और ये सारा कुछ, ये काबुल, हेरात, कंधार सब कुछ क्या कर दिया, अपने साम्राज्य में मिला लिया। सेलुकस ने अपनी पुत्री हेलन का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। हारने के बाद उसने क्या कर दिया, अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। उसने मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त किया। अब मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उसने नियुक्त किया एक राजदूत के रूप में। बात यह है कि अब क्वेश्चन आपसे बनेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा यूनानी आया था, तो यहाँ पे मेगास्थनीज आया था। कौन आया था? मेगास्थनीज आया था। ठीक है, या मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। बिंदुसार 297 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक, यह चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र व उत्तराधिकारी था, जिसे वायु पुराण में मद्रसार और जैन साहित्य में सिंहसेन कहा गया है। यूनानी लेखक ने इन्हें अभिलोचेट्सग कहा है। यह 297 ईसा पूर्व मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा, 297 ईसा पूर्व में। जैन ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार की माता दुर्धरा थी। थेरवाद परंपरा के अनुसार वह ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। किसका? ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। ठीक है, देखिए अब अशोक की बारी। अशोक 273 ईसा पूर्व से 236 ईसा पूर्व तक बहुत लंबे समय तक शासन किया अशोक। राजगद्दी प्राप्त होने के बाद अशोक को अपनी आंतरिक स्थिति सुदृढ़ करने के 4 वर्ष लगे। अपनी आंतरिक स्थिति को सही करने में उसे 4 वर्ष लगे। इस कारण राज्यारोहण 4 साल बाद 269 ईसा पूर्व में हुआ। मतलब पहले उसने अपनी सारी स्थितियों को सही किया साम्राज्य के, उसके बाद उसने क्या किया? राज्यारोहण किया 4 साल बाद। ठीक है, अशोक ने, देखिए यहाँ देखिए लिखा है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष 269 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। किस पर? कलिंग पर। आंतरिक अशांति से निपटने के बाद 269 ईसा पूर्व में उसका विधिवत अभिषेक हुआ। अभी आपसे बताएं कि 4 साल बाद। 13वें शिलालेख के अनुसार कलिंग युद्ध में 1,50,000 व्यक्ति बंदी बनाकर निर्वासित कर दिए गए। 1 लाख लोगों की हत्या कर दी गई। सम्राट अशोक ने भारी नरसंहार को अपनी आंखों से देखा। ये इतना इसके अंदर ऐसी दयालुपन भाव आने लगा कि यह देखा कि इतने व्यक्ति मारे जा रहे हैं युद्ध में। इसके बाद अशोक ने अपने आप को शांत किया और युद्ध न करने के बारे में सोचा। ठीक है, देखिए, सामाजिक प्रगति तथा धार्मिक प्रचार किया। क्या किया इसने? सामाजिक एवं धार्मिक प्रचार किया और द्रवित होकर अशोक ने शांति के लिए सामाजिक और धार्मिक प्रचार किया। किसके लिए? शांति के लिए, क्योंकि उसको यह स्थिति ऐसी भयावह लगी तो उसने उससे कहा कि नहीं, इतने लोगों की मृत्यु हुई, कितने लोग बेघर हो जाएंगे, कितने लोग निर्वासित होंगे। इस स्थिति को देखते हुए अशोक ने के अंदर एक क्या कहते हैं, एक द्रवित भाव आया, जिससे वह शांति और सामाजिक प्रगति और धार्मिक प्रचार करना शुरू किया। कलिंग का युद्ध देख लेते हैं। कलिंग
युद्ध ने अशोक के हृदय में महान परिवर्तन कर दिया। उसका हृदय मानवता के प्रति दया करुणा से उद्वेलित हो गया। उसने युद्ध क्रियाओं को सदा के लिए बंद कर देने की प्रतिज्ञा की। यहाँ से आध्यात्मिक और धर्म विजय का युग शुरू हुआ। उसने बौद्ध धर्म को अपना धर्म स्वीकार किया। किसने बौद्ध धर्म को अपना धर्म स्वीकार किया? अशोक ने किया। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना धर्म स्वीकार कर लिया। दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल हम मध्यकालीन में कुछ थोड़ा सा पार्ट और बचा है, एक वीडियो और बनेगी जिसमें हमारा मध्यकालीन कंप्लीट हो जाएगा इतिहास, ठीक है, भारत का और बिहार का मध्यकालीन। अब इसके बाद हम बिहार का आधुनिक पढ़ लेंगे, ये मेरा पूरा इतिहास खत्म हो जाएगा। मान के चलिए आप 3 या 4 वीडियो इस पे बनेंगे, ये हमारा कंप्लीट होगा। उसके बाद से हम आ जाएंगे बिहार का भूगोल, ठीक है, बिहार का भूगोल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो दोस्तों तो ज़रूर इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी हम वीडियो अपलोड करें। धन्यवाद दोस्तों।